अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तकरीबन 1,40,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6,825 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तकरीबन 30,000 टेस्ट किए गए थे, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 23% है। पिछले कई दिनों से ये शरह 20% से ज़्यादा है। अब तक जो अमवात हुई हैं कोरोना वायरस से वो 2,632 हो चुकी हैं और आज वफाकी हुकूमत ने यह बताया है कि इन नंबर्स में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो जुलाई के एंड तक ये नंबर 10 से 12 लाख हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो 10 से 12 लाख तक पहुंच जाएगी। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुँचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। इस वक्त केसेस की तादाद जो 1.5 लाख है वो जुलाई के आखिर तक बढ़कर 10 से 12 लाख हो सकती है अगर हालात इसी तरह रहे और उनमें तब्दीली ना आई। असद उमर साहब ने यह भी कहा है कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अगर अब SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आएगी। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज समाजी फासला रखना। ये 2 चीजें जो है ये बार बार आपसे ताकीद भी की गई है और अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है और ये कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, इसलिए नहीं कि हुकूमत किसी को तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि जैसे मैंने कहा ये अखलाक की आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोगों से फिर कारोबार भी छिनना शुरू हो जाएगा। असद उमर साहब कह रहे हैं कि समाजी फासला रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंतजामिया हरकत में आएगी, लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारी अखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब मार्केट्स को खोला गया, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को खोला गया, उस वक्त भी SOPs तो बताए थे लेकिन सख्ती से उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। उस वक्त ये नहीं बताया गया कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्या सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। उस वक्त मुकम्मल मामला अवाम पर छोड़ दिया गया था। आज हालात काबू से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। असद उमर साहब ने आज ये भी बताया है कि हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को मजीद बढ़ाने जा रहे हैं और जुलाई के आखिर तक जो टेस्टिंग कैपेसिटी है हमारी, यानी कि एक दिन में आप 1 लाख टेस्ट कर सकेंगे। तकरीबन 45 से 50 हज़ार टेस्ट की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। इसको हमने आज फैसला किया है और ये NCOC ने फैसला किया कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1,10,000 टेस्ट रोज़ाना किए जा सकें। तो कोशिश ये होगी कि ये इस वक्त जो तकरीबन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये जुलाई के वस्त से लेके जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख टेस्ट रोज़ाना से ऊपर जा सके। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर सकेंगे। इससे पहले भी कहा था कि जो 25,000 टेस्ट की कैपेसिटी है हम अप्रैल तक उसको पूरा कर लेंगे। अप्रैल में वो पूरा नहीं हुई, वो जून में जाके अब देख रहे हैं कि 25 से 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ताख़ीर हुई है। यहाँ ये बात दोबारा आपको बताना ज़रूरी है कि वो ममालिक जिन्होंने अपनी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को बढ़ाया था वो उस दौरान किया था जिस दौरान लॉकडाउन था। उस वक्त लोगों को ट्रेस किया गया, तेज़ी से आइसोलेट किया गया, उनकी टेस्टिंग की गई। हमने ये सब कुछ किया है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है लॉकडाउन में नरमी के बाद। और अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि इसमें मजीद इजाफा भी होगा, लेकिन अगर असद उमर साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त साबित हुआ, अगर जुलाई के आखिर तक नंबर्स
पॉजिटिव केसेस के नंबर्स 10 से 12 लाख पहुंच जाते हैं तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो आदाद शुमार बताए हैं असद उमर साहब ने, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर वाकई 10 से 12 लाख केसेस हो जाते हैं जुलाई के आखिर तक तो कैसे मुकाबला करेंगे हम इनका? शुक्रिया शहजाद साहब। हाँ जी, ये जो आज उन्होंने दादोशुमार आपके साथ शेयर किए हैं असद उमर साहब ने, ये नतीजा है उस एक्सरसाइज का जो कि हम बाकायदगी के साथ हर हफ्ते करते हैं। और आज हमने ये सोचा कि ये दादोशुमार अब जो हैं वो ओपनली शेयर करने चाहिए आवाम के साथ। और उसकी वजह ये है जी कि हम कोई चीज़ भी छुपाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं और लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिन और हफ्ते और महीने हमारे किस तरह के हैं। और उस सिलसिले में जो असद उमर साहब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते रहे कि हुकूमत को और लोगों को मिल के क्या करना है, और अगर जो कुछ करना है वो अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर इस सूरत हाल को तब्दील भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है जो उन्होंने आपके दादोशुमार बताए, वो नतीजा है हमारी एक मुश्तरका जो हमारा तहकीक होती है और जो प्रोजेक्शन होती है उसके रिजल्ट्स हैं। तो आपकी तहकीक ये कहती है कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं। इस हवाले से आपकी तहकीक क्या कहती है कि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज होंगी क्या उन केसेस से निपटने के लिए? इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे जुलाई के आखिर तक? जी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया आपके साथ और बताया कि किस तरीके से हमारी जो अभी हिकमत अमली है उसमें एक तरफ तो हमने इस बीमारी की जो फैलाव है उसको रोकने के लिए SOPs का भी उन्होंने ज़िक्र किया, मास्क पहनने का भी ज़िक्र किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज़िक्र किया। और न सिर्फ ये कि इन SOPs का अब इतलाक़ होगा बल्कि उसको इंतज़ामी तौर पे उसकी इतलाक़ को यकीनी भी बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ज़िक्र किया जो टारगेटेड या स्मार्ट लॉकडाउन है जो कि अब तक हो तो रहा था लेकिन जिस तरीके से और जिस सख्ती के साथ उसको होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके अंदर भी हमने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। और जिस तरह उन्होंने फरमाया, कल भी हमारी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर भी थे उस हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब के साथ बहुत तफसील के साथ इस पे बात हुई। और कल से इंशाल्लाह वो वहाँ पे 2-3 इलाक़ों के अंदर वो जो बहुत बड़े इलाके हैं, बड़े डेंस इलाके हैं, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो लॉकडाउन करेंगे 2 हफ्ते के लिए। तो डॉक्टर साहब मैं अपने सवाल के वो तरीके हैं, मैं एक मिनट अर्ज़ कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, ये वो तरीके हैं कि जिससे हम बीमारी के फैलाव को रोकेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा बहुत अहम जुज़्व है वो ये है कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है। और हमने इसका भी पूरा तखमीना लगाया है कि जुलाई के आखिर तक हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है और हम उसको करने के लिए तैयार हैं। उसकी तैयारी भरपूर तरीके से हो रही है। जून के आखिर तक हम 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उनके प्लान्स के मुताबिक, सूबों के प्लान्स के मुताबिक। उसमें फिर हमने ख़ुद भी उसका तज्ज़िया किया वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ जुलाई के अंदर भी इतने ही या इससे ज़्यादा बेड्स इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ HR को हमने किस तरीके से प्लान करना है, वेंट्स को किस तरीके से प्लान करना है, ऑक्सीजन को किस तरीके से प्लान करना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बैक वक्त हो रही हैं। एक चीज़ मैं और इसका ज़िक्र कर दूं कि ये जो हमने जो आपको तखमीने दिए हैं, इनका 2 चीज़ों के ऊपर इन्हिसार है। एक ये कि हमारी टेस्टिंग भी उसके साथ बढ़ेगी, जिसका कि उन्होंने उसके भी अदाद-ओ-शुमार दिया आपको। और उसके साथ साथ अगर हमने अपने SOPs और TTQ की स्ट्रेटजी को सही तरीके से अपनाया तो फिर हो सकता है ये नंबर से हम बहुत नीचे भी आए। अल्लाह करे ऐसा ही हो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। लेकिन जो आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि हम कैपेसिटी को भी साथ साथ बढ़ाएंगे अपने हेल्थ केयर सर्विसेज की, ये पहले भी कहा गया था, लेकिन आज भी
सिर्फ लोगों की तरफ से ये खबर नहीं आती कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर में कि हमें बेड्स नहीं मिल रहे या वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, हुकूमत के लोग भी आके ये बात करते हैं कि इनकी शॉर्टेज है। इस्लामाबाद से ये खबरें आ रही होती हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले, किसी को बेड नहीं मिले, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिले। तो पहले भी ये दावे किए गए थे कि हमारी कैपेसिटी है, लेकिन बड़े बड़े शहरों से ये शिकायत आ रही है कि लोगों को नहीं मिल रही हैं सहूलतें। ये यकीनन बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में शहजाद आप ठीक कह रहे हैं, मसला है। और इसी के लिए फिर हमने एक बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है कि जिसके तहत हम ऐसे अस्पतालों में अपने मरीज़ों को रीडायरेक्ट कर सकें और आपको वो इंस्टेंटली यानी फौरी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मिल सके RMS के ज़रिए कि किन अस्पतालों में कितने बेड्स हैं, कितने बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तस हैं, उनमें से कितने लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कितने हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कितने ICU के ऊपर हैं, और जहाँ जहाँ फिर वो ये मुयस्सर हों वहाँ पे उनको रीडायरेक्ट किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो 2-3 अस्पतालों में ही सिर्फ अपने मरीजों को दाखिल करवाना तो चाहे। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन हो सकता है कि कराची का जो शहरी है उसको इलाज कराने के लिए हैदराबाद जाना पड़े या सखर जाना पड़े या लाड़काना जाना पड़े, इसी तरह लाहौर का जो शहरी है उसको शायद गुजरांवाला जाना पड़े या गुजरात जाना पड़े अगर उसको अपने शहर में अस्पताल नहीं मिले। तो ये लेटर स्टेज पे ऐसा हो सकता है। मैं इस वक्त जिक्र इस बात का कर रहा हूँ कि बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों के अलावा छोटे अस्पताल भी हैं जिनके अंदर भी ये चीज़ें मुयस्सर हैं, तो उनको पहले तो वहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो दूसरे शहरों में भी किया जा सकता है। आपके पास एम्बुलेंसेज हैं। तो मतलब ये कि अभी भी हमारे कोई 30 जो बात आप बता रहे हैं वो कहीं से भी इत्मीनान और तसल्ली बख्श नहीं है पाकिस्तानियों के लिए कि अगर उनको अपने शहर से दूर जाके इलाज करवाना पड़े, ये सूरत हाल कहीं से नॉर्मल या फिर एज यूजुअल नहीं नजर आती डॉक्टर साहब। और आप कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जो एहतियाती तदाबीर हैं उससे केसेस की तादाद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। माजरत के साथ अब तक जो भी स्ट्रेटजीज हमारी रही हैं वो फेल हो रही हैं। अगर नए केसेस और अमवात के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 5वें-6ठे पर आ गया है। हमारी माजी की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। इसीलिए खतरा यह है कि जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित हो सकता है और सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी अगली स्ट्रेटजी भी कामयाब होगी या नहीं होगी। देखें जी, हम हुकूमत तो अपने वसाइल में रहते हुए और अपने तजिए के मुताबिक और अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक प्लान करती है चीज़ों को। और चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, और हम लोग भरपूर तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये जून और जुलाई के महीने कुछ सख्त होंगे और इसमें हमने कभी भी ये नहीं कहा कि केसेस नहीं बढ़ रहे, हमने कभी ये नहीं कहा कि मौत नहीं बढ़ रही और अभी ये बढ़ेंगी। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं और उन्होंने भी उस दिन फरमाया कि जुलाई के आखिर में या अगस्त में के शुरू में हम इसको प्लेटू भी करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर भी होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तखमीने भी गलत लगाए गए हैं। जहां हमारी स्ट्रेटजीज नाकाम हो रही है इस केसेस की तादाद और इसकी स्पीड रोकने में, वहीं ये तखमीने भी गलत हैं। पहले कहा गया कि अप्रैल के वस्त में होगा, फिर कहा गया कि मई के आखिर में होगा, अब कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर अगस्त में होगा। हमारे ये तखमीने भी गलत हैं। जहां पे हमारी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही है, और जैसे मैंने दोबारा कहा कि नए केसेस की शरह और जो अमवात की शरह है, पाकिस्तान अब 5वें-6ठे नंबर पर आ गया है दुनिया में। ना स्ट्रेटजीज कामयाब हो रही है, ना तखमीने दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कब इसका प्लेटू आएगा, कब केसेस नीचे जाना शुरू होंगे। हमने जी तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक तमाम बर्रे आज़म में जो हैं, उसमें हमारे जो मॉडलर्स हैं उन्होंने देखा है कि ये जो आउटब्रेक जब होता है किसी भी मुल्क के अंदर और उसमें जैसी भी हिकमत अमली अपनाई जाए, ये तकरीबन 5वें महीने में जाके केसेस के अंदर इस्तेहकाम और फिर डिक्लाइन शुरू होता है 5वें महीने में। अगर आप 26 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर पहले केस से इसको देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का आखिर बनता है। और ये इसमें कोई हमें एक भी ऐसा मुल्क नहीं मिला कि जिसके अंदर 5वें महीने में जाके पहले इस्तेहकाम पैदा ना हो और फिर उसमें डिक्लाइन शुरू ना हो। तो लिहाजा कोई वजह नहीं है कि हम इसके ऊपर शक करें, क्योंकि एविडेंस सपोर्ट्स दिस।
जहां तक इस बात का कता कलामी के माजर चाहता हूं, नहीं ये आदाद शुमार उससे मुख्तलिफ हैं जो कि हमारी तहकीक है, क्योंकि जो ऐसे ममालिक जहां पे तबाही मचाई है कोरोना वायरस ने, वहां पर भी 2 माह से 3 माह के अंदर इसका पीक आ गया था, प्लेटू हो गया, फिर केसेस में कमी आना शुरू हुई। मिसाल के तौर पे जो पीक केसेस थे यूके में वो 10 अप्रैल को आ चुके थे, वबा वहां पे फरवरी में फैलना शुरू हुई। स्पेन में 26 मार्च को पीक केसेस आ चुके थे, उसके बाद उसमें हमें कमी नजर आना शुरू हुई है। इटली में 21 मार्च को पीक पे पहुंच चुके थे केसेस, उसके बाद वहां पे कमी आना शुरू हुई है। इसी तरह फ्रांस में भी 31 मार्च को पीक पे केसेस पहुंच चुके थे, उसके बाद कमी आना शुरू हुई है। तो उन ममालिक में जहां शदीद तबाही मचाई है वहां पर भी 2-2.5 महीने में पीक आ गया, और अब जहां पे 6-6 हज़ार केसेस थे वहां पे 200-300 केसेस आते हैं रोजाना के, जबकि हमारे यहां जो केसेस 200-300 थे वो अब 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। देखें शहजाद साहब, आप जिस तहकीक की बात कर रहे हैं आपने यकीनन की होगी, लेकिन मैं इसको अगर आप तमाम ममालिक का डेटा सामने रखें और उसको मैयर करें पहले केस की इमरजेंस से, फिर पीक तक पहुंचने में, फिर कितनी देर वो पीक कायम रहती है और फिर कब डिक्लाइन शुरू होती है, तो ये ऑन एवरेज आप 5th मंथ में पहुंच जाते हैं। ये बात आप ठीक करें डॉक्टर साहब, लेकिन हम तो 5th महीने 6th महीने में जाके 5वें 6ठे महीने में जाके तो हम पीक को टच करेंगे, फिर वो प्लेटू होगा, फिर नीचे आएगा, तो हमारा तो पीक ही डिले होता जा रहा है। और फिर हम अगर चाहते हैं कि मईशत चले तो सवाल ये पैदा होता है कि बढ़ते हुए केसेस के साथ, इतनी तेजी से बढ़ते हुए केसेस के साथ हम मईशत को कैसे चलाएंगे, जो कंसर्न है वजीर आजम इमरान खान का। जी, और उसके लिए ये ज़रूरी है ना जी कि अगर साथ मईशत भी चलानी है तो फिर आपको टारगेटेड हॉटस्पॉट की कॉर्डन ऑफ करनी पड़ेगी, जो कि अब शुरू हो रही है बड़े भरपूर तरीके से। तरीका यही है, WHO की भी रिकमेंडेशन यही है कि जब तक आप टारगेटेड लॉकडाउन्स नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप जनरलाइज्ड लॉकडाउन्स अगर कर भी लें तो उनको आप सस्टेन नहीं कर सकते। WHO ने कहा था इंटरमिटेंट लॉकडाउन करें, यानी कि 15 दिन लॉकडाउन हो 15 दिन खुले। टारगेटेड लॉकडाउन की बात WHO ने नहीं की है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन खोले 15 दिन बंद करें, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। जी, मुझे उनका ख़त मौसूल हुआ है ना, तो मैं आपको उसी ख़त में से एक इक़्तिबास बता रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप टारगेटेड वो भी करें। इंटरमिटेंट जो उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते करें 2 हफ्ते छोड़ें, उससे हुकूमत एग्री नहीं करती। तो आप किस चीज से एग्री करते हैं डॉक्टर साहब? हुकूमत किस इस बात से एग्री करती है? देखिए, हम एग्री नहीं करते। हुकूमत किस बात से एग्री करती है? दुनिया में हमने 3 मिसालें देखी हैं। एक तो निहायती सख्त लॉकडाउन 15 दिन से 1 महीना किया गया, हमने उतना सख्त लॉकडाउन नहीं किया। दुनिया ने टेस्टिंग अपनी तेजी से बढ़ाई, हमने उसमें भी ताखीर की है टेस्टिंग बढ़ाने में, और दुनिया उस वक्त टेस्टिंग अपनी पीक पे लेके गई जिस वक्त वो लॉकडाउन में थे। हमारी टेस्टिंग उस वक्त बढ़ी जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो इस दूसरी स्ट्रैटेजी में भी हम कामयाब नहीं हुए। तीसरी स्ट्रैटेजी थी कि अगर आप बाजार खोलने जा रहे हैं, तमाम इकोनॉमी के सेक्टर्स आप खोलने जा रहे हैं, तो आप भरपूर SOPs के साथ खोलें। वहां पर भी हमने ये नहीं किया। आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि लोगों पे जुर्माना लगाएंगे, सख्ती करेंगे, जब बाजारें खुले हुए 1 महीना हो चुका है और शदीद इंतहाई SOPs की खिलाफवर्जी हो चुकी है। हम हर चीज में ताखीर से क्यों फैसले कर रहे हैं? यही आज जो मैसेज आप दे रहे हैं कि हम सजा देंगे, हम बंद कर देंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, 1 महीने पहले क्यों नहीं किया जब ये फैसला किया गया कि हम बाजारें खोलने जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं? जी देखें, जो आपने ये बात की, अगर तो आप लिस्ट करना शुरू करें ना कि मुख्तलिफ ममालिक ने क्या क्या हिकमतें अमली अपनाई, तो वो तो चांदे की हैं, लेकिन कैसे अपनाई इसका हर मुल्क का अपना एक तरीक़ाकार था, जिसमें कि आपके हमसाया मुल्क है आपके साथ इंडिया, उन्होंने किस तरह लॉकडाउन किया और खोला। हर मुल्क का एक तनाजुर होता है, उसमें लीडरशिप बैठ के मजमूई तौर पे चीज़ों को देखती है, सिर्फ बीमारी को नहीं देखती, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई दानिश में जो चीज़ बेहतर लगती है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाता है। यही पाकिस्तान में हुआ, एंड वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव डन। आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ सेइंग फ्रॉम द बिगनिंग कि ये सूरत हाल जो है केसेस की बढ़ेगी भी, और जाहिर है कि उसका जो फॉल आउट है वो भी होगा, और हमने इसके साथ साथ अपने चीज़ों को किन किन चीज़ों को बेहतर करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपनानी हैं। लेकिन यहाँ तो हमें ये नजर आ रहा है डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी आवाम पर या दूसरों पर डालने की कोशिश की जा रही है। पहले कहा फ्लू है, फिर कहते हैं कि नहीं आवाम समझती है फ्लू है। पहले लॉकडाउन किया, फिर कहते हैं लॉकडाउन अशराफिया ने किया। पहले कहा कि हम खोलने जा रहे हैं, SOPs को फॉलो की जिम्मेदारी आवाम की है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जिम्मेदारी हुकूमत लेने जा रही है कि हम इसको बावर करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे।
देखें जी, हमेशा कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच शुरू से यहाँ से की है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसको हुकूमत अकेले खुद नहीं निपट सकती और लोगों के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा मिल के एक कौम की हैसियत से हमने इसको टैकल करना है। और इस हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं जिस स्टेक होल्डर की, उनको पूरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्शंस असद उमर साहब ने आज बताई हैं वो दुरुस्त ना साबित हो, उसके लिए आइसोलेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, समाजी दूरी की, मास्क की और स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम है सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। आज जो वफाक की जानिब से आदाद शुमार बताए गए हैं, NCOC को हेड करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने बताया कि 10 से 12 लाख केसेस, पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं जुलाई के आखिर तक। और जाहिर सी बात है, अगर केसेस हम कह रहे हैं कि 8 गुना बढ़ेंगे तो अमवात भी 8 गुना बढ़ेंगी। अमवात 8 गुना बढ़ने का मतलब है कि आज अगर हम 2600 पर हैं तो ये अमवात 20,000 तक भी जा सकती हैं। क्या सिंध हुकूमत इसके लिए तैयार है? हमारी तैयारी क्या है जुलाई के आखिर तक अगर केसेस इतने बढ़ जाते हैं, खुदा न खास्ता? मेरा ख्याल है कि ये बात तो सिंध हुकूमत खास तौर पे बहुत पहले से कह रही है, लेकिन हर आदमी को पता है जो कोरोना के इस सिलसिले को बहुत गहराई से अगर देख रहा है कि एक वक्त जरूर ऐसा आ जाएगा जब आपका हेल्थ का सिस्टम कलेक्ट करता है और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दीगर वो ममालिक जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता भी थे, जिनके पास वसाइल की कमी नहीं थी, अगर वो कैटर नहीं कर पाए, वो अपने लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। और यही वजूहत थी जिनकी बिना पर सिंध हुकूमत शुरू से ये कह रही थी कि हमें इन केसेस को कंटेन करना है और इस वायरस को फैलने से रोकने के इक़दाम अभी से करने चाहिए। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत का जो नुक्ता नज़र था वो मुख्तलिफ था और उनका ये ख्याल था कि ये केसेस बढ़ने हैं, लेकिन हमें अपनी मईशत को पहले बचाना चाहिए, तो वो उस पर चल रहे हैं। ये 10 लाख तो बहुत आगे की बात है। मैं तो समझता हूँ खुदा न खास्ता अगर ये कोई 2.5-3 लाख तक भी पहुंच जाते हैं, तब भी हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे लेबोरेटरीज में इतनी कैपेसिटी। सईद गनी साहब, 3 लाख तो असद उमर साहब ने कहा है कि अगर हमने हालात को नहीं बदला तो 3 लाख तो इस माह के आखिर में हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से भी मुकम्मल है, हम ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम सूबों की रिक्वायरमेंट उनसे पूछकर, तो वो तो वफाक तो मुतमईन है कि हम हेल्थ सर्विसेज पे पूरा उतरेंगे। क्या सूबे भी इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या सिंध सूबा कॉन्फिडेंट है कि इतनी हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे पास? शायद अल्लाह करें कि जिस तरह वो सोच रहे हैं, जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं, वो सारी बातें दुरुस्त हों। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सके तो हमारे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। ये बात तो ठीक है कि हम भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें, अपनी लेबोरेटरी की जो टेस्टिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाएं, अपने हॉस्पिटल्स में HDU जो बेड्स हैं उनको बढ़ा दें, वेंटिलेटर्स को बढ़ा दें। लेकिन अगर इस तेजी से नंबर्स बढ़ गए जिस तेजी से पिछले कुछ 1 हफ्ते 15 दिन से बढ़ रहे हैं, तो आप उसको कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता उसको कैटर कर सके ना वफाकी हुकूमत के पास। मैं आपको बताता हूं और आपके साथ, आपको तो शायद ये मालूम हो, नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा, और इसलिए नहीं क्योंकि हम उनको खौफजदा करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सवाल करें ताकि हुकूमतों को पता हो कि तैयारी किस हद तक कर रही है। स्पेन, इटली, फ्रांस की मिसाल हम इसलिए देते आए थे कि वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, सैचुरेट हो चुकी थी, इसलिए वहां पर हालात क्रिटिकल पेशेंट्स के और अमवात के ज्यादा बिगड़े। अब स्पेन में 2,90,000 केसेस थे, इटली में 2,36,000 केसेस आज तक हुए हैं, यूके में 3 लाख तकरीबन केसेस हुए हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे केसेस 10 लाख हो जाएंगे, तो जब ये तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं पूरे कर सके अपनी रिक्वायरमेंट को, तो हम कैसे करेंगे फिर? यही बात है जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि शहरी जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शहरी जो है वो संगीनी को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे वजीर आजम को और उनकी काबिला के वो अफराद जो उनकी जबान को फिर आगे फैलाते हैं, उनके अल्फाज को आगे फैलाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पहले हम खुद रियलाइज करें कि कितने खतरनाक हालात है, उसके बाद हम शहरियों से गिला करें। अगर हम खुद ही कहते रहेंगे कि नहीं ये तो फ्लू है, इसका तो कोई मसला नहीं है, पता करेगा। अच्छा सईद साहब, मुझे प्लीज इस बात का जवाब दीजिए कि अब उम्मीद हमारे पास यही है कि अब हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी कामयाब हो, लोग समाजी फासला रखें और नहीं रखते तो हुकूमत हरकत में आए, मास्क पहने, ये स्ट्रेटजी हमारी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी के जरिए हम इन केसेस की रफ्तार को बढ़ने से रोकेंगे।
क्या सिंध हुकूमत भी इसी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी पर है? जैसे बताया गया कि आज लाहौर में शुरू हो जाएगा, इस्लामाबाद में कई इलाके बंद किए गए, कराची में हमने नहीं देखा है, कराची बड़ा शहर है इसलिए इसकी बात कर रहा हूं, यहां नहीं देखा हमने स्मार्ट लॉकडाउन। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है रोकने के लिए इन केसेस को? मैं आपसे गुजारिश करूं, पहली बात तो यह है कि जब नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाए और शहर के हर इलाके से आ रहे हों तो मुझे स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं आती कि अब कहां करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन तो ये होगा कि एक हॉटस्पॉट है, किसी इलाके में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, उसको आप सीख करते हैं। अब अगर पूरे शहर में, पूरे मुल्क में हर जगह से केसेस निकल रहे हों तो आप किस इलाके में जाके स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पर सीख करोगे? तो आप अगर कराची की हद तक बात करें, आप ये कह रहे हैं कि कराची में कोई इस वक्त हॉटस्पॉट्स नहीं है, तमाम इलाके ही बराबर ही हैं। देखिए 19-20 हो गए ना, और उसकी भी मैं आपको वजह बताऊं। देखिए हम अभी तक जो टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है। शहजाद, हम जितने टेस्ट बढ़ा रहे हैं उतना ही नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी में, आपके मुल्क में, आपके शहरों में बहुत सारे ऐसे सर, तो इन शॉर्ट सईद गनी साहब, इन शॉर्ट मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी नहीं, उससे फायदा हो सकता, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? हम कैसे रोकें इन केसेस को बढ़ने से? मुझे समझ नहीं आती स्मार्ट लॉकडाउन जो कॉन्सेप्ट है, कैसे रोकें? क्या है सिंध हुकूमत की क्या तजवीज़ है? मैं एक बात समझता हूँ, मेरी नजर में एक चीज है, लेकिन वो मेरे लिए लगता है कि मुमकिन भी नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की जो सोच है, आपको कर्फ्यू जैसा कोई लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जिसमें किसी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत ना हो, कम से कम 15 दिन आप करें, ताकि एक वो जो साइकिल है वो चले, वो स्प्रेड होके। लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए, वो तो फिर उसके अंदर रहेंगे। क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से सोच रही है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए 15 दिन का? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम वफाकी हुकूमत के फैसलों को फॉलो करेंगे। सही है। और लीड्स फेडरल गवर्नमेंट करेगी, सूबे को फॉलो करेंगे। जब तक ये ऑर्डर नहीं था हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर के बाद हम शायद अपने आप को बिल्कुल कासिर महसूस करते हैं। लेकिन ये तजवीज वजीर आजम तक पहुंचाएंगे? बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आपको लगता है कि वजीर आजम समझेंगे? वज़ीर आज़म साहब ने तो कल लाहौर में कहा था कि सख्त लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन पर हम दोबारा नहीं जा सकते, हमें स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए ही करना होगा। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप कह रहे थे कि कराची की अगर मिसाल ले लें तो 19-20 फ़र्क होगा, तमाम इलाके इस वक्त हॉटस्पॉट होंगे और वो तादाद बढ़ेगी। जब आपकी टेस्टिंग बढ़ेगी तो कोई मुमकिन नहीं है कि आप एक मखसूस इलाका कराची शहर में बंद कर दें और दूसरा खुला रखें। अगर करना पड़ेगा तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मेरी तजवीज़ ये है कि 15 दिन के लिए मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए, जिससे हुकूमत, वफाकी हुकूमत इत्तेफाक नहीं करती है, लेकिन ये कंसर्न है, हर उस शख्स को जिम्मेदारी लेनी होगी जिसने ये फैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज अगर नए केसेस की तादाद देखी जाए या अमवात की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान उन यूरोपियन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ चुका है जहां इस वबा ने तबाही फैलाई है। इस पर हम बात करेंगे किस किस तरीके से वहां पर भी जिम्मेदारी ली गई है, जहां पे सिर्फ 15-20 हज़ार केसेज आए हैं, किस तरह जिम्मेदारी ली गई, किस तरह एहतसाब हुआ है वहां पर। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर दुनिया में जहां जहां ये वबा तेजी से फैली और जहां अब भी फैल रही है वहां हुकूमतें इसकी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं और नाकामी पर एहतसाब का अमल भी जारी है। मगर पाकिस्तान में ना ही हुकूमत इस वबा के फैलाव की जिम्मेदारी ले रही है और ना ही वबा को कंट्रोल करने में नाकामी पर किसी का एहतसाब हो रहा है, बल्कि यहाँ कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी मुसलसल दूसरों पर डाली जा रही है। पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो कहा गया कि ये सिर्फ एक फ्लू है, मगर अब जब इस वबा में तेजी नजर आ रही है, वबा काबू से बाहर होती नजर आ रही है, तो इसका मलबा अवाम पर डाला जा रहा है कि अवाम कोरोना वायरस को सिर्फ एक फ्लू समझ रहे हैं और वो इसे संजीदा नहीं ले रहे। वफाकी हुकूमत ने 24 मार्च को खुद मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया, मगर जब इस लॉकडाउन की मईशत पर मनफी असरात आना शुरू हुए तो इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हुकूमत ने इसका मलबा भी अशराफिया पर डाल दिया। इसी तरह लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आती थी। ये काम हुकूमत का था कि SOPs को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाता और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिए जाते। मगर अब लॉकडाउन में नरमी के बाद जब केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है तो इस SOPs पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदारी भी अवाम पर डाली जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना बेकाबू होने का जिम्मेदार अपनी हुकूमत को ठहराने के बजाय इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान में ये वबा हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है तो वज़ीर आज़म ने कल फिर ये वाज़े कर दिया है कि मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता और हमें स्मार्ट लॉकडाउन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के हर रोज़ नए केसेस और अमवात सामने आने के हवाले से पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान में पिछले 5 रोज से
कोरोना वायरस के 6,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और नए केसेस की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जबकि अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस और भारत पाकिस्तान से आगे हैं। एक्टिव केसेस की फहरिस्त में भी पाकिस्तान का नंबर छठा है, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद में भी पाकिस्तान ने कई यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया है और इस फहरिस्त में भी पाकिस्तान 15वें नंबर पर पहुंच चुका है। मगर कोरोना वायरस की इस बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान में इस बिगाड़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, जबकि हमारे सामने इस वक्त कुछ ऐसे ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां इस वबा का फैलाव पाकिस्तान से बहुत कम है, मगर इसके बावजूद वहां हुकूमतों ने इसकी जिम्मेदारी ली है और मुख्तलिफ ममालिक में वुज़राए सेहत ने वायरस को हैंडल करने में नाकामी पर इस्तीफे भी दिए हैं। यूरोपीय मुल्क रोमानिया, जहां कोरोना वायरस के सिर्फ 22,000 केसेस रिपोर्ट हुए, वहां वजीर सेहत ने वबा को कंट्रोल करने में नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इजराइल में जिस वक्त कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 15 से 16,000 थी, उस वक्त इजरायली वजीर सेहत पर कड़ी तनकीद हुई कि उनकी हिकमत अमली की वजह से मुल्क में वायरस फैलता जा रहा है, जिसके बाद इजरायली वजीर सेहत ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्कॉटलैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने खुद को ओहदे से सिर्फ इसलिए अलग कर लिया कि उन्होंने गलती से सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। नीदरलैंड्स में भी वजीर सेहत इसलिए ओहदे से सुबकदोश हो गए क्योंकि वो खुद को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मौजू नहीं समझते थे और उन्होंने इस वबा से लड़ने में अपनी नाअहली का एतराफ़ करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चिली के वजीर सेहत को इस इल्ज़ाम पर कल ओहदे से हटा दिया गया कि उन्होंने कोरोना वायरस से हलाकतों के दुरुस्त आदाद शुमार के बजाय WHO को गलत आदाद शुमार पेश किए थे। इस वक्त चिली के पर मिलियन अमवात पूरे जनूबी अमरीका में सबसे ज्यादा हैं और वजीर सेहत को वबा को कंट्रोल करने के मामले पर भी सख्त तनकीद का सामना था। इसी तरह ब्राजील में भी अब तक 2 वज़राए सेहत लॉकडाउन के मसले पर ब्राजीलियन सदर से इख्तलाफ करने की वजह से मुस्ताफी हो चुके हैं। ये दोनों वज़रा मुल्क में सख्त लॉकडाउन के हामी थे, उसके हक में थे, मगर ब्राजीलियन सदर इसके खिलाफ थे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें वबा के फैलाव का मलबा अवाम पर डालने के बजाय खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और वहाँ पर एहतसाब भी नजर आ रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कोरोना स्ट्रेटजीज़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो अब तक ऐसी 3 हिकमत अमलियाँ सामने आई हैं जिनकी वजह से कई ममालिक कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। पहली स्ट्रेटजी ये है कि वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन किया जाए। दूसरी ये कि लॉकडाउन के दौरान जहराना टेस्टिंग की जाए और जल्द अज जल्द मुतासरा अफराद को ट्रेस करके उनको आइसोलेट किया जाए। जबकि तीसरी हिकमत अमली ये है कि अगर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तीनों हिकमत अमलियों पर मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक कोरोना के केसेस में कमी आना शुरू नहीं हुई है। जबकि जिन ममालिक ने इन स्ट्रेटजीज को अपनाया वहां 2 से 3 माह में ये वायरस पीक तक पहुंच गया और पीक के बाद उन केसेस में कमी आना शुरू हो गई। उन ममालिक ने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। फ्रांस, इटली, स्पेन समेत यूरोप के अक्सर ममालिक में अप्रैल तक कोरोना वायरस के हर रोज 3 से 5,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, मगर आज स्पेन में यौमिया सिर्फ 300 से 500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इटली में यौमिया केसेस की शरह 300 है, जबकि फ्रांस में भी अब यौमिया सिर्फ 400 से 600 केसेस सामने आ रहे हैं। ये वो ममालिक हैं जहां एक वक्त ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद लाखों में चली जाएगी, मगर इन ममालिक ने लॉकडाउन समेत दीगर स्ट्रैटेजीज पर सख्ती से अमल किया और इस वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान में भी ये वायरस इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका एतराफ़ अब हुकूमत भी कर रही है और अब ज़रूरी है कि हुकूमत सूरत हाल बिगड़ने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय खुद इसकी जिम्मेदारी ले और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी तश्कील दे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने बजट 2020-21 कौमी असम्बली में पेश कर दिया था। ये बजट जो है पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन किस तरीके से हमें बताता है और ये बजट क्या बिजनेस फ्रेंडली है? एक दफ़ा फिर हम कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेंगे या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वादा था कि जब हम आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, पहले आप बताइएगा ये जो बजट है इससे क्या डायरेक्शन हमें नजर आती है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तो बड़ा ही एक एम्बिशियस विजन था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या ये जो सिमत इस बजट ने तयन की है उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है हुकूमत?
ये इस वक्त जो है कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ट्वीकिंग तो की गई हैं, कुछ टैक्सेस तो कम किए गए हैं, और टैक्सेस के अलावा जो है थोड़े से ये कह लें इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा जो है वो रद्दोबदल किया गया है। बट आप ये देखें इंडायरेक्ट टैक्सेस भी ज्यादा है, इनकम टैक्स भी ज्यादा है। तो ये अनरियलिस्टिक चीज है कि आप ग्रोथ नहीं है, आप किस तरह से टैक्सेस को जो है वो इकट्ठा करेंगे। और देखिए एक चीज बात याद रखने की, ये सर्वाइवल, ये जो है इस वक्त ये कह लें कि सस्टेनेबिलिटी का या फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हम सरवाइव करेंगे, उसके बाद जाके हम जो है ये देखेंगे कि कैसे जो है हम इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आए। तो जो सस्टेनेबिलिटी की बात है उसको एक साइड पे रखें। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट है कोविड-19 का, इसके कॉन्टेक्स्ट में बजट है या नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बजट आप देख लें अक्रॉस द बोर्ड यही जो है वो सेंस मिल रहा है कि जो है वो एज पर द सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम करने थे, वॉल्यूम्स बढ़ने थे, एट द सेम टाइम आपको विजिटरी कॉस्ट कम करनी थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है शहजाद, वो एसएमईज का है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा आपकी जो है वो लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। 40-50% लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और 45% कंट्रीब्यूट करता है आपकी जो जीडीपी में। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का वो कंट्रीब्यूट करता है एसएमई सेक्टर आपके एक्सपोर्ट्स में। तो इनको तो एड्रेस बिल्कुल नहीं किया गया। एट द सेम टाइम टैक्सेस को जो है वो सामने अगर आप देखें टोटल टैक्सेस को, तो टैक्सेस को भी जो है वो ज्यादा बढ़ाया गया है, टैक्सेस को कम एक्चुअली नहीं किया गया। सही, लेकिन खुरम ये बताइएगा कि टैक्सेस में हम मजीद छूट कैसे दे सकते थे? वैसे ही हमारा जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। हमने 27% की ग्रोथ के साथ 4,900 पर आना है, और हमारा टैक्स टू जीडीपी जो बेस है वो भी बड़ा लो है। क्या ये मुमकिन था कि इस बजट में आप मजीद टैक्सेस को कम करते ताकि ग्रोथ को जो है फरोग मिलती? शहजाद, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक तो ये कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जितने भी रिसोर्सेस आपके पास है ना, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अपना जो रन करती है, जो एक्सपेंडिचर रन करती है, वो तकरीबन 445 अरब रुपए का। अब वो 445 अरब रुपए को पहले कम करना है। वो नॉन प्रोडक्टिव ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट का साइज ज्यादा है, मिनिस्ट्रीज जो है वो थोड़ी रिडंडेंट हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इन सब की रैशनलाइजेशन से आप अगर इसको आधा भी कर लें तो देखिए यहाँ से आपको $200-250 अरब बच सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की कमी की वजह से आपके पास इसका स्पेस पैदा हुई है। जी मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि एक तो यहाँ से आपको स्पेस जमा हो गई, दूसरी बात ये कि आपको IMF ने पैसे दिए हैं, आपके पास ऑयल से सेविंग्स आई हैं, आपके पास ओवरऑल जो है डेट पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उससे सेविंग, और आपने जो खर्च किया है आउट ऑफ 1.2 ट्रिलियन वो तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए भी खर्च किया। तो देखें फिस्कल स्पेस है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग रिसोर्सेज, इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज जो आपके हाथ में है। इसकी मैनेजमेंट हमें ठीक करनी है। हमें खर्चे कम करते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है। आप देखिएगा फिस्कल स्पेस आपके पास जमा हो सकती है, आप उसको सही तरीके से एलोकेट करो। और दूसरी बात शहजाद, जो अपने जो आपके डेट सर्विसिंग है वो है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट करें ना उसको रीपे करने के लिए। वो कैसे आएगी? वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हो, आप टैक्सेस को कम करें। 1% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा था हर साल, उसे भी रोक दिया गया है। देखिए वो करना चाहिए। सेल्स टैक्स थोड़ी कमी करनी चाहिए। जो वॉल्यूम आएगा ना शहजाद, आपकी इकोनॉमी में नेचुरली टैक्सेस में इजाफा होगा। स्ट्रैटेजी मैटर करती है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा खुर्रम शहजाद साहब कि हम तो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये हुकूमत भी कहती है कि हम 3,000 अरब रुपए का कर्जा और सूद इस साल भी अदा करने जा रहे हैं क्योंकि माजी की हुकूमत ने लिया है। तो हम उस कैपेसिटी को, उस सलाहियत को नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि हम लोग अपने अखराजात भी पूरे कर सकें और कर्जा भी दे सकें। हम कर्जा लेके कर्जा दे रहे हैं। ये मामला कैसे चलेगा और कब तक चल सकता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप विशिष्ट साइकिल में जो है, देखिए इसका हल क्या हो सकता है। हमें थोड़ा सा ना शहजाद एग्रेसिव होकर सोचना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। वो कैसे हो सकता है? आप देखिए दुनिया भर ने सबसे पहले ये किया कि इंटरेस्ट रेट्स को जितना नीचे कर सकते थे। आज देखिए हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू नहीं है। आज हमारे पास इन्फ्लेशन का वैसा इशू नहीं है कि आप मनी सप्लाई क्रिएट करके, डिमांड ड्रिवन जो है आपकी इन्फ्लेशन है तो आपको अभी आप इंटरेस्ट रेट नीचे कर देंगे, लोग जो है बोरो करके स्पेंड करने शुरू कर देंगे। इस वक्त ये चीज नहीं है। इस वक्त लिक्विडिटी क्रिएट करना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल साहब, बड़ा एक मुश्किल टाइम है। हम टैक्सेस को मजीद बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ग्रोथ और कम हो जाएगी, लेकिन टैक्सेस हमने बढ़ाने भी है क्योंकि हमारा बेस कम है। और अगर आपने टैक्सेस को ना बढ़ाया, फिस्कल खसारा बढ़ता रहेगा, वो पाए नहीं बड़ा होगा हमारा। देखिए बात ये कि थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ये पस मंजर क्या है बजट का, और वो है कोरोना वायरस। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फंस गई है, और हफीज शेख साहब ने कल उसको जो है, जो मैं काफी दिन से बात कर रहा था, उसकी तारीफ भी कर दी कि हम किसी वक्त भी हालात को देखते हुए बजट में एडजस्टमेंट्स ले आएंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि कोरोना वायरस
कब तक चलेगा और कब तक हमारे साथ है। तो एक तरीके से ये देखा जाए, ये गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है इसमें एक ऐलान किया है बेसिकली। एक तो ये कि ये कार्बन कॉपी है पिछले साल का बजट, क्योंकि इन्होंने ना तनख्वाहें बढ़ाई, ना पेंशन बढ़ाया, ना अपने लाइन मिनिस्ट्रीज के बजट बढ़ाए, बल्कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी कट लगा दिया जो पिछले साल बजट में दिया था। तो एक ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम ये बजट तो दे रहे हैं क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत है, लेकिन पिछले साल के बजट को कैरी ऑन किया है। दूसरा जो खुरम बात कर रहा है, स्टिमुलस देना चाहिए था। स्टिमुलस एक्चुअली गवर्नमेंट दे चुकी हुई है बजट से पहले 1200 अरब रुपए का, वो भी किस तरीके से दिए, कर्जे माफ करा के, G20 वगैरह सारी चीजों से। लेकिन स्टिमुलस में जो है सबको कवर किया, एक जो गुर्बत की लकीर के नीचे थे लोग उनको कवर किया, फिर SMEs को कवर किया, एक्सपोर्टर्स को कवर किया, स्टेट बैंक के थ्रू कंज्यूमर्स को कवर किया, फिर इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर को भी कवर किया। तो गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो किया। जो तरक्की पजीर ममालिक को हम देखें, हम क्यों अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, हम पड़ोस में इंडिया को देखें, इंडिया ने अभी तक पैकेज का अनाउंस किया लेकिन उसने बांटा नहीं है अभी तक कुछ। सही। तो पाकिस्तान ने काफी कुछ कर लिया। अच्छा, तो मुज़म्मिल असलम साहब, लेकिन ये जो एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि इन्होंने सबको आवाज दे दी कि हम अखराजात नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन ये जो एक एम्बिशियस टारगेट है हुकूमत का कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है 5 साल में, वो पहले भी बहुत ही एम्बिशियस लगता था, तो अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। हम उस हद तक उस रफ्तार से ग्रो नहीं करेंगे पूरे 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी। देखिए, अब ये 100 साल के बाद ऐसी चीज आई है कि जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब वो 1 करोड़ वाली बात को अब हमें भूल जाना चाहिए, वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब एक ही तरीका है कि निजी सेक्टर से मुलाजमत क्रिएट की जाए। अब निजी सेक्टर्स 3 है, एक है एग्रीकल्चर, एक है एक्सपोर्ट्स और एक है कंस्ट्रक्शन। हमने देखा है कि हुकूमत ने इन तीनों पे फोकस किया है कि कम से कम, लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें आम आदमी का रिलीफ क्या है, मैं कहता हूँ आम आदमी का रिलीफ उसको उसकी मुलाजमत मिल जाए। तो अगर गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, ये जो इन 3 सेक्टर्स के लिए जो मुराद दी है, तो यही एक रिलीफ है। और इसके अलावा और कोई हमारे पास हालात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि हम रिलीफ दे सकें। अब खुर्रम शहजाद साहब, अगर प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो करना है तो उनके लिए एक खुशखबरी ये थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब जो बोरोइंग है हुकूमत की वो इतनी बढ़ती जा रही है, तो क्या प्राइवेट बैंक्स के पास ये कैपेसिटी होगी प्राइवेट बिजनेसेस को फंड करने की? पिछले साल 300 अरब का टारगेट था, 1700 अरब बोरो कर लिए बैंक से, अब 900 अरब रुपए का टारगेट है, पता नहीं कितने और इसमें इजाफा हो। तो क्या प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक बढ़ सकती है इन हालात में? देखिए, इस वक्त जो है ना, जैसे मैंने पहले का सर्वाइवल का इशू है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अपने पड़ोसी ममालिक की। ऑल्दो हमारे इकनॉमिक्स और उनके इकनॉमिक्स में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की एग्जांपल देता हूँ या बांग्लादेश की एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये किया शहजाद कि अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट था वो 25 से कट करके 20 और 15 इस रेंज में ले आए। छोटे बिजनेसेस के लिए 15 और बड़े बिजनेसेस के लिए 20, उनके जो SMEs हैं उनके लिए 15 आ गया। तो दूसरी जगह पे आप बांग्लादेश का बजट देख लें, 11 तारीख को बजट दिया, उसमें हाईली एक्सपेंसिव बजट है, वो 24 अरब डॉलर का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है कंपेयर टू पाकिस्तान जिसका $9 बिलियन का जो है वो आपका PSDP है, $9 बिलियन का एक्सपेंडिचर है डेवलपमेंट का। तो कहाँ 9 बिलियन, कहाँ 24 बिलियन, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टैक्स टू GDP रेशो हमसे बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट बराबर है, 11% के अराउंड है। इवन इंडिया का टैक्स टू GDP बराबर है। बात ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है हमें। अगर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एक्सपेंशनरी बजट कर ही रहे हैं, हम अगर डेफिसिट कर ही रहे हैं इतना बड़ा, अगर हम इतनी बड़ी डेट जो है लेके डेट दोबारा दे रहे हैं, तो हम क्यों ना उसका प्रोडक्टिव यूज भी करना शुरू करें। आपने जो बात की कि बैंक्स के पास कैपेसिटी होगी, मुझे लगता है बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत ज्यादा हमें कम करने की जरूरत है, दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट खुद अगर बैंकिंग सेक्टर से जो है वो अच्छा खासा पैसा उठाती रहेगी अपने डेफिसिट को फंड करने के लिए, तो वो तो क्राउड आउट हो जाएगा। तो क्या मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट मुज़म्मिल साहब इस पे अपनी राय भी दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बांग्लादेश की सतह पे हम भी एक एक्सपेंशनरी बजट दे सकते थे, जहां खसारा है उसको मजीद बढ़ा देते हम, लेकिन कम से कम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर है, जो बजट है उसको हम तेजी से बढ़ाते, मराद देते, कॉर्पोरेट टैक्स या मजीद टैक्सेशन में कमी करते? देखिए, बांग्लादेश के 34 अरब डॉलर के कल रिजर्व्स क्रॉस कर गए हैं, वो IMF प्रोग्राम में नहीं है, उनका करंट अकाउंट सरप्लस में है, उनका बजट कंट्रोल में है, उनके माशी हालात हमारे माशी हालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी जो, मैं एक बात ये कहूँगा, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थी उसको हमने मद्देनजर रखते हुए किया। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एक रिफॉर्म इस बजट में हुआ कि हुकूमत ने पहली दफ़ा, जब से मैं इकोनॉमी कवर कर रहा हूँ, कोई हुकूमत कामयाब नहीं होती थी, कुछ ना कुछ जो है
तनख्वाहों में, पेंशन में भरती जाती थी। इस दफा आपको पता है पेंशन और तनख्वाहों का जो है बिल बराबर हो चुका हुआ है। हमारी जो पेंशन है वो अनफंडेड है, वो हर साल बजट से जारी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मूव लिया है। जैसे जैसे हम अपनी फिस्कल स्पेस बनाएंगे, ये हम काम करते रहेंगे। दिस इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ ग्रोथ। हमें पहले सर्वाइव करना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अपने लैंडर्स को और इनको नाराज करके जो है पॉपुलिस्ट डिसीजन लें, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। ऑब्वियसली हमारे पास उतनी छुट्टी है। लेकिन खुर्रम साहब, नहीं, आप पहले मुज़ल साहब आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम लॉकडाउन में नहीं जा सकते, हमने मईशत को खोलना है। लेकिन एक अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि असद उमर साहब ने आज कहा है कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं जुलाई के एंड तक। तो क्या अगर कोरोना वायरस के केसेस इतनी तेजी से बढ़ते रहे तो क्या मईशत का पहिया भी चल सकेगा जिस रफ्तार से हम चलाना चाहते हैं? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम जो है अभी तक डाउनवर्ड स्लोप पे भी नहीं गए हैं और मईशत भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टफ हो जाएगा, तो हमें बड़े ड्रास्टिक एक्शंस यही तो बहुत मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप रिसीट्स की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो उसको जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हो तो आप अखराजात कैसे बुक कर सकते हैं? और यही बात हफीज शेख ने भी कह दी कि भाई सूबे भी हमारे बजट को देख के बजट ना बनाए। हो सकता है कि FBR रेवेन्यू ये भी कलेक्ट ना हो सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट कहां से एक्सपेंशनरी बजट दे सकती है? IMF सर पे है, FATF सर पे है और सारी चीजें, तो ये हमें देखना है। और मेरे ख्याल से मौके की मुनासबत के हिसाब से खुर्रम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, बताइएगा क्या ये मुमकिन है कि कोरोना के केसेस भी बढ़ते रहे और मईशत का पहिया भी चलता रहे? मेरा पॉइंट ये है कि टैक्सेस हमने क्यों लगाए हैं? 27% ग्रोथ हम क्यों दिखा रहे हैं टैक्सेस में, जब हमें पता है कि इकोनॉमी नहीं चल रही? तो हम उन टैक्सेस को कम करें, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस क्यों बना रहे हैं? हम ग्रोथ की तरफ थोड़े से आए और टैक्सेस इतना ज्यादा लगा के हम क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि IMF हमारे साथ इस वक्त अलाइंड है, तभी उसने हमारा प्रोग्राम इस वक्त जो है वो फ्रीज कर दिया है। क्यों किया है फ्रीज उसने हमारा जो है वो प्रोग्राम? इसलिए किया है ना, वो हमें लीवे दे रहा है, तो हम इस लीवे को सही से इस्तेमाल तो करें, इसको सही से अपने फायदे के लिए यूज तो करें। जब हमारे पास प्रोग्राम जो है फ्रीज कर दिया गया है, तो देखें थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब और मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।